अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि मार्केट जो है वो काफी वॉलेटिलिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर आप लोग देखोगे कि जो विक्स 12 से लगा के 14 के बीच में स्टेबिलिटी रखता है वो ऑल ऑफ अ सडन 22 तक पहुंच गया था और अब बहुत आराम से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन बाइंग के क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, आज अपन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस साइकोलॉजी के हिसाब से ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, किस पॉइंट पे बाइंग करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर, और शांति से समझेंगे कि ऑप्शन बाइंग करने के लिए हमारे पास कितने तरीके अवेलेबल है और हमें क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट को ध्यान रखना है। देखो, ऑप्शन बाइंग जब मैं करने के लिए आता हूं तो मेरे पास पहले तो मार्केट कितने अवेलेबल है मुझे ये पता होना चाहिए। लोगों को सिर्फ ये नजर आता है कि वो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बाइंग वो मिड कैप फिन निफ्टी पे भी कर सकते हैं, उन्हें पता होगा। बट ये हो गया एक इक्विटी सेगमेंट वाला मार्केट। अगर इसी में मैं चले जाऊं तो आपके पास स्टॉक्स भी अवेलेबल है जहां पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 40-50 जो है नए स्टॉक जोड़ दिए गए हैं आफ्टर नवंबर 2024। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे स्टॉक आ गए हैं। जैसे जियो फाइनेंस पे एफ&ओ नहीं था, आ गया है। जोमेटो पे एफ&ओ नहीं था, जिसका नाम चेंज होकर के इटरनल हो गया है, उसके ऊपर भी आ गया है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ स्टॉक्स के ऊपर, नायका के ऊपर, पेटीएम के ऊपर, सबके ऊपर में ऑप्शन आ चुके हैं। ऑयल इंडिया के ऊपर ऑप्शन आ चुके हैं। तो ऐसे एन नंबर ऑफ स्टॉक्स के ऊपर ऑप्शन आ चुके हैं। इसका मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। हमें क्या करना है, अगर स्टॉक ऑप्शन की बाइंग सेलिंग करनी है तो सिंपल सीधा सा नियम है, हमारे पास वॉच लिस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और हमारे नियम तय होना चाहिए कि मैं यहाँ पे किस नियम के साथ में वॉच लिस्ट को क्वालिफाई करता हूं और फिर उसमें एक सेटअप बनाता हूं और उस सेटअप के हिसाब से बाइंग या सेलिंग करता हूं। अभी हम अगर ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं तो आज अपन इसको ऑप्शन बाइंग में इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ के लिए वॉच लिस्ट जरूरी हो जाती है। ये चीज का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे वॉच लिस्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे को इसी में कुछ करना पड़ेगा, और लगभग चारों इंडेक्स एक तरीके चलेंगे। इसमें आप सेंसेक्स भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये जो पांचों इंडेक्स है एक जैसे चलने वाले हैं। कौन से? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप और फिन निफ्टी, अधिकतर एक जैसे। बट जब बात यहां से शिफ्ट होकर के यहां खिसकती है तो इनमें 3-4-5 दिन का अंतर हो सकता है कि निफ्टी ने आज तेजी करी है पर कोई एक स्टॉक ऐसा होगा जो अगले 3 दिन तेजी ना करे और चौथे दिन सारी तेजी एक बार में बराबर कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन अभी रिसेंट डाटा पे बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं आपको अभी चार्ट पर भी दिखा दूंगा। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे स्टॉक, अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो स्टॉक के ऊपर हम इतने प्रकार से काम कर सकते हैं, थोड़ा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब अगर आगे की तरफ बढ़ा जाए तो इसके अलावा हमारे पास 2 मार्केट और खुलते हैं। बोले कौन कौन से? एक खुल जाता है आपका कमोडिटी यानी कि गोल्ड और सिल्वर। अब इसी में आप क्रूड ऑयल भी इंक्लूड कर सकते हो अगर आपको दिखता है कि वहां पर डिसेंट वॉल्यूम है। वैसे वॉल्यूम में अगर मैं आपसे बात करूं, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल, इन तीनों में बढ़िया वाला वॉल्यूम है। और एट द वेरिएंट क्रिप्टो, कि अब यहां पर भी आप बीटीसी और इथेरियम पे ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक्स। और कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ऐसे आपके पास 3 मार्केट्स मोटे मोटे आ जाते हैं जहां पे आप ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। अभी इसमें ऑप्शन बाइंग जो हम बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होने वाला है, मैं आपसे बात करने वाला हूं कौन से सेगमेंट की, यहाँ पे स्टॉक्स वाली। तो यहां से अब क्लियर हो गया कि स्टॉक वाले पे अपन चर्चा करने वाले हैं। अभी स्टॉक के लिए मैंने पहला नियम क्या बताया था, वॉच लिस्ट। तो आपको ये देखना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो मेरे नियम के अनुसार बैठते हैं। और दूसरा, स्टॉक का जब भी मैं ऑप्शन बाइंग करने को जाता हूं, मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि मेरी पोजीशन मुझे लंबी होल्ड करनी है और जो बाइंग की साइकिल होगी वो हमेशा 5 तारीख के बाद से शुरू होगी और 20 तारीख के आसपास तक खत्म हो जाएगी। 5 तारीख के बाद से शुरू होगी और 20 तारीख के आसपास खत्म हो जाएगी। देखो, अभी यहाँ पे मैं वीकली ऑप्शन बाइंग की नहीं बोल रहा हूँ। वीकली ऑप्शन बाइंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। लोगों को नहीं पता है आपके पास में कौन कौन से ऑप्शन बाइंग अवेलेबल है, वीकली और मंथली। कौन कौन से? वीकली और मंथली। तो मैं बात कर रहा हूं ये मंथली ऑप्शन वाला कॉन्सेप्ट है, जिसको आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे स्टॉक्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आप इसको निफ्टी और सेंसेक्स पे भी अप्लाई कर लोगे। अभी बात आती है ना जब वीकली ऑप्शन की, वीकली ऑप्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट, ये बहुत अलग चलता है। इसकी बात अपन फिर कभी करेंगे। इसकी मैं एक प्रॉपर सीरीज बनाऊंगा कि हाउ टू बाय वीकली ऑप्शंस, हाउ टू बाय नेक्स्ट वीकली ऑप्शंस, और उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो प्रॉपर रूल्स के साथ में आना पड़ेगा। अभी मंथली ऑप्शन का रूल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले साइकोलॉजी क्या है बाइंग एस्पेक्ट की। पहला नियम है जो सबको नोट डाउन करना है, 5 तारीख से लगा के 20 तारीख के बीच में हमारा काम हो जाना चाहिए अगर मैं बाइंग करता हूं तो।
बाइंग में इसी बीच करूंगा, इसके पहले मैं अगले महीने का ऑप्शन नहीं उठाऊंगा। जैसे लोग बाग क्या करते हैं, 15 तारीख को नेक्स्ट मंथ खरीदने लग जाते हैं, 24 तारीख को अगले मंथ में ट्रेड करने लग जाते हैं। अरे नहीं करनी है बेवकूफ़ी, इससे बचना। 5 तारीख से 20 तारीख का ही टाइम है जिसमें मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मैं ऑप्शन बाइंग मंथली ऑप्शन पे कर रहा हूं और किसी भी कंडीशन में 20% से कम प्रॉफिट ले रहा हूं ऑन द प्रीमियम पेड, इसका मतलब मैं ऑप्शन बाइंग सही नहीं कर रहा। क्या समझ में आया? कि मेरे को हमेशा 20% से ज्यादा प्रॉफिट लेना है। बोले फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा अभी हाल रिसेंटली, एक एग्जांपल से बात करते हैं अपन, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और अच्छे समझ में आएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। अगर आप यहाँ देखोगे चार्ट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे जिस स्टॉक का नाम ले रहा था उसी स्टॉक पे आ गया हूं। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, मार्केट में एक पैनिक वाली सिचुएशन थी, पैनिक वाली सिचुएशन के बाद स्टेबिलिटी थी। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो देखो कि इंडेक्स में और इसमें क्या अंतर है। पहले एक बार इसको देख लो, पहले एक बार इसको अच्छे से देख लो। आज के दिन ही इसने ड्रास्टिक मूव किया, इसके पहले ये 1 2 3 दिन कुछ नहीं मूव कर रहा था। पर अगर इसकी जगह पे अपन इंडेक्स पे आ जाएं, तो जो पहला पॉइंट है जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इंडेक्स कंटिन्यूअसली मूव कर सकता है, बट स्टॉक हो सकता है 1 2 3 दिन रुके फिर जाके मूव करे, जबकि बाकी सारे इंडेक्स एक तरीके मूव करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी जैसा बड़ा है, बैंक निफ्टी उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, बस इतना अंतर है, पर दोनों बड़े। पर यही आप इसकी जगह पे उसका स्टॉक देखने जाओगे तो स्टॉक 2-3 दिन नहीं मूव करेगा फिर जाके मूव करेगा। तो ये एक पहला पॉइंट आ जाता है। दूसरा, अगर मैं यहीं पे स्टेट बैंक की बात करता हूं, तो अभी हम कौन से तारीख पे थे, फॉर एग्जांपल जिस तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, आप एकदम परफेक्ट प्लेस पे हो कि आप इसी मंथ की ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। तो इसी मंथ की ऑप्शन बाइंग अगर मैं करता तो मैं कब करता और कैसे करता? तो इसका रूल बहुत ही सिंपल है कि यू हैव अ स्पेसिफिक सेटअप। मुझे दिख रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूअसली मूव करना शुरू किया है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक हैवी वेटेज का स्टॉक है। तो देयर इज 3 और 4 स्टॉक्स विच आर हैवी वेटेज, आपको भी पता है। कोटक बैंक आ जाएगा, HDFC बैंक आ जाएगा, एक्सिस बैंक आ जाएगा, ICICI बैंक आ जाएगा और क्या आ जाएगा, स्टेट बैंक। तो प्राइवेट में सारे मूव कर रहे हैं। अगर हम चले जाएंगे PSU में तो कौन बच गया, बोले ये बच गया। तो इस हिसाब से हमें एक लॉजिक मिल गया कि अगर जब भी PSU मूव करेगा ये पहले मूव करने वाला है। ये अगला पॉइंट आ गया। अब मेरे को देखना है इसको अराउंड 15 अप्रैल के आसपास। अब 15 अप्रैल के दिन पे अगर मैं बात करता हूं तो क्या मेरे को एट द मनी का ऑप्शन खरीदना चाहिए? जवाब आएगा नहीं। मेरे को ऑप्शन बाइंग बहुत सिस्टमेटिक करनी है, और सिस्टमेटिक करने के लिए मेरे को प्रीमियम ऐसा चूज करना है जिसके ऊपर 20% 30% बनाना बड़ी बात ना हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 20% से कम लेने का पॉइंट नहीं बनता है इफ वी आर बाइंग ऑप्शंस, क्योंकि मेरे को 5 ट्रेड सही होना ही पड़ेगा, तब जाकर के मैं अपने कैपिटल रिकवर करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका एक सिंपल जैसा मैथमेटिक्स है, मैं पहले मैथमेटिक्स समझा देता हूं। अगर मैं 20% लागत ले लूं और मैं 5 ट्रेड में सही हूं, तो जाकर के मैं अगर एक पूरी कॉल ऑप्शन डुबा देता हूं, फॉर एग्जांपल एक पूरी कॉल आपने बाय करी और उसे पूरा जीरो कर दिया। वैसे हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मैंने अगर एक पूरी कॉल बाय करी और उसको जीरो कर दिया, तो भी नेट में क्या होगा, मैं 5 विन के बाद में इक्वल टू 0 निकल जाऊंगा। समझ में आया? हमें ऐसा नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, जो कॉल ऑप्शन हम बाय करेंगे इसमें कभी हमारा 50% का स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी 40% का होगा, कभी 20% का होगा। तो मेरे को यहाँ पे विन रेशियो एटलीस्ट मेरा अगर 5 बार का सही आ रहा है तो मैं नेट में 0 निकल लूंगा, और अगर मेरा विन रेशियो 6 बार का हो गया तो दैट मीन्स आई एम प्रॉफिटेबल वाली बात आ जाएगी। क्योंकि कॉल ऑप्शन मूव करेगा, पुट ऑप्शन मूव करेगा, आपके पास बस एक सटीक सेटअप होना चाहिए। अब सेटअप क्या है? सेटअप सिंपल है कि हमने इंडेक्स को फॉलो किया और कौन सा स्टॉक नहीं मूव कर रहा है बस उसको जाके उसकी कॉल ऑप्शन बाय करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल वाला हमारा सेटअप है। तो अब यहाँ देखो, इसके अगर मैं ऑप्शन पे जाता हूं, अभी ऑप्शन पे मैंने क्या कहा, लोग बाग क्या करते हैं 29 मई में चले जाते हैं। अगर 16 अप्रैल 15 अप्रैल की बात होती तो कहां चले गए थे, 29 मई पे। नहीं करना है ये गलती, हमें 24 अप्रैल ही रहना है। और 780 की कॉल ऑप्शन अब आप देखो आराम से, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वहीं बैठी हुई है। आपने क्या देखना है कि कौन सा ऑप्शन मूव नहीं कर रहा है उस स्टॉक के मूव करने के बाद भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक कंटिन्यूअसली दिख रहा है, ऊपर खुल रहा है, ऊपर खुल रहा है, ये क्या हो रहा है, बराबर खुल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक ऐसे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है कि इसके नीचे अगर ब्रेक हो जाएगा तो 0 के लिए बढ़ जाना है। कोई सा भी ऑप्शन आप उठा लो, अगर मैं सिर्फ इसकी बात ना करूं, मैं इन द मनी भी चला जाऊं उस जगह से, अगर मैं 750 पे भी चले जाऊं तो देखो सेम चीज है, ज्यादा बड़ा मूव नहीं आ रहा, और आज सिंगल डे का मूव उसने बराबर कर दिया। तो एक्चुअली में ऑप्शन कैसे चलता है ये सीखो। ऑप्शन का एक नेचर होता है, जो ऑप्शन चलता है उस ऑप्शन का साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है, अब ये सुनना। ऑप्शन अगर आपने OTM खरीदा है तो OTM समझना यहां पर है। आपने जब परचेस किया था तो मार्केट कहां पे था, मार्केट वाज एट दिस प्लेस, यहां मेरा मार्केट है। अब ये जो OTM में बाय कर रहा हूं ना, मार्केट अगर यहां से ऐसा मूव करेगा
तो ये ओटीएम ऑप्शन कैसा मूव करेगा पता है, बस इतना, इसके एवज में ही इतना सा मूव करेगा। तो आपका अगर मार्केट ऐसा मूव हो रहा होता सपोज ऐसा, तो अपना ऑप्शन पता है कैसा मूव हो रहा होता, ये स्थिति है, मार्केट ड्रास्टिकली ऊपर गया है पर अपना ऑप्शन ऐसा मूव किया है। अब क्या होता, थोड़ा सा ये ऊपर आता, ये बस इसके हाई तक आता, फिर ये थोड़ा सा और ऊपर आता, फिर ये एक बार अगर इसमें एक हल्का सा करेक्शन लेके चलता है, इसको अगर और इंप्रूव कर लूं मैं, तो ये अगर ऐसा करेक्शन लेके ऊपर आता तो ये यहाँ पे ऐसा होकर के फिर से यहीं पहुंचता, क्योंकि हम नियर बाय एक्सपायरी हैं। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये सारा लॉजिक 12 तारीख के बाद 15 तारीख के बाद एकदम फिट बैठेगा। 12-15 तारीख के आसपास से ये वाला लॉजिक एकदम फिट बैठने लग जाता है, और फिर ऑप्शन को जैसे ही आस होती है कि अरे मैं तो ओटीएम बनने वाला हूं, और बस देखना इसमें ऐसा मूव आता है सीधा। तो हमें ये वाले मूव को पकड़ने के लिए स्टॉप लॉस टेक्निकल नहीं रखना है, ये चीज का ध्यान रखना है। हमारा स्टॉप लॉस टेक्निकल नहीं रहेगा, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज वाला जैसा फिक्स है कि 20% के ऊपर मिनिमम चाहिए है, बस वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मुझे ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा 40% ऑफ द प्रीमियम, 30% ऑफ द प्रीमियम। अच्छा, अभी इसमें एक डाउट आएगा, ये आप 20% बोल रहे हो मिनिमम चाहिए, किसका मिनिमम, 20% किसका? देखो अब कौन सा ऑप्शन बाय करते हो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं ओटीएम बाय करने लग जाऊं बहुत दूर का, तो 20% कुछ भी नहीं है, समझना ये वाली बात। तो मुझे बहुत दूर का ओटीएम नहीं लेना है, मैं बात कर रहा हूं एक स्ट्राइक या फिर 2 स्ट्राइक ऊपर, बस एक स्ट्राइक या फिर 2 स्ट्राइक ऊपर ओटीएम, तो इसमें मिनिमम 20% चाहिए, और इसके नीचे जितने स्ट्राइक से सब में 20% से ज्यादा चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप आईटीएम भी बाय करते हो तो भी 20% मिनिमम रूल बनाना, क्योंकि आपने यहाँ पे रिस्क बढ़ा रखा है, रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। तो अगर यहाँ पे मेरा आईटीएम ले रहा हूँ, इसका मतलब मेरा रिस्क ज्यादा है, मैं पहले से इन द मनी ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो मेरे को ये विशेष ध्यान रखना है कि मैं 20% मिनिमम लाऊंगा। लोगों की ये गलती होती है, उन्हें पता नहीं होता है, वो क्या करते हैं, 15-16 रुपए का ऑप्शन बाई किया, अगर 15-16 रुपए का बाई किया तो 3 रुपए से बढ़ जाएगा, कितना हो गया, बोले 19 हो गया, तो क्या काटना चाहिए? नहीं, ये तो वो मिनिमम पॉइंट आया है जितना मुझे लेना ही था। अब मुझे ध्यान रखना है, अगर ये 20-21 हो रहा है तो यहाँ पे अब मुझे तैयार बैठना है कि जैसे ये 19 होगा उसके पहले काटना है, नहीं तो उसको चलने दो। तो मिनिमम कंडीशन यहाँ पे 19 की है। तो ऐसे अगर मैं 4-5 ट्रेड करने की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 19 रुपए पे 4-5 ट्रेड ले लिया। अगर वीडियो की स्टार्टिंग में किसको ऐसा लगाओ कि यहाँ पे ये 15 रुपए का है तो 3 रुपए से बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बोले आ गया 20%, तो लेके काट लो। नहीं, काटना नहीं है, इतना तो मिनिमम लेना ही है। अब इसके बाद अगर और ऊपर चल रहा है तो चलने दो, और जहां से लगा के पलट रहा है तो इसके पहले कट करना है, मतलब काटूंगा मैं प्रॉफिट में ही। अब अगर वो मेरे से 25 कट गया तो और बढ़िया, 30 कट गया तो और बढ़िया, कि मैंने डबल ही कर दिया, 100% गेन। तो इस हिसाब से हमें साइकोलॉजी लेके चलना है। एक और चीज, मेरे को ट्रेड्स की लिमिट बनानी होगी कि मैं महीने के कितने ट्रेड बाय करूंगा। तो यहाँ पे आपको एक फंड सोचना होगा कि मैं कितने से ऑप्शन बाइंग करने वाला हूँ। अब एक चीज ध्यान रखना, चिंदी चोरी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई ये सोचता है कि 15,000 से ऐसा कर लेगा तो वो एक ट्रेड कर पाएगा, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे फंड लाना पड़ेगा और फिर उन ऑप्शन की बास्केट पे अलग अलग स्टॉक रखने होंगे और उसको रोटेट करना होगा। अभी आपको डिसाइड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिस्टमेटिक अगर फंड बताऊं तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए। फिर क्या ध्यान रखने वाली बात है, सारे ओटीएम ऑप्शन बाय होंगे, सारे 5 तारीख के बाद बाय होंगे, और 20 तारीख तक के ट्रेड होंगे मैक्सिमम। 5 तारीख के बाद बाय होंगे, 20 तारीख तक के ट्रेड होंगे, और इसमें एटलीस्ट मेरा प्रयास होगा 3 स्टॉक मिनिमम एट अ टाइम और 5 स्टॉक मैक्सिमम एट अ टाइम, बस इससे ऊपर नहीं। अगर इसके बाद फंड बढ़ता है, जैसे सपोज अब मैं फंड को कर देता हूं 50 की जगह पे सपोज 2 लाख, तो अब क्या होगा, अब ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। मैक्स आपका चला जाएगा स्टॉक यहाँ पे कि मैं 7 स्टॉक तक मैक्सिमम ले जाता हूं, और मिनिमम में कम से कम 5 स्टॉक मिनिमम रखता हूं एट अ टाइम। ये रखना पड़ेगा। अगर 5 स्टॉक नहीं आ रहे तो ढूंढो फटाफट, 5 ट्रेड तो डालने, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो 7। अब ऐसे में क्या होता है, कुछ प्लस जाता है, कुछ माइनस जाता है, कुछ प्लस जाता है, कुछ माइनस जाता है। अच्छा, एक और चीज है, अगर पूरी तेजी लग रही है, ये भी बताता हूं मैं, अगर पूरी तेजी लग रही है तो एक स्टॉक पुट का रहेगा ही रहेगा, और अगर पूरी मद्दी लग रही है तो एक स्टॉक कॉल का रहेगा ही रहेगा। ये मिनिमम कंडीशन है। एक्चुअली में ट्रेड ऐसे करे जाते। अब ऑप्शन बाइंग में आप देखो, मैं पुट बाय करते करते भी कॉल रख रहा हूं, और मैं कॉल बाय रखते रखते पुट बाय कर रहा हूं। अब देखना क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो भी सुनो। मार्केट है ना, थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। क्या, अगर बढ़ना शुरू हो गया तो सारी स्क्रिप्ट ऐसी दिखाई देती है कि बस भाग ही जानी है। अगर मार्केट बढ़ना शुरू हो गया तो सारी स्क्रिप्ट क्या दिखेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि आप आज का बाजार देखो, तो आज के बाजार में सीधा सीधा ऐसा कैंडल है,
अब आप किसी भी स्क्रिप्ट को देखोगे, हर स्क्रिप्ट एक ही चीज बोलेगी, कॉल बाय कर लो, कॉल बाय कर लो। तो मुझे क्या करना है, कितना ही अच्छा दिख जाए कॉल बाय कर लो, कॉल बाय कर लो, जो स्क्रिप्ट में मुझे सेल का सिग्नल आ रहा होगा वहां मुझे एक पुट ऑप्शन बाय करनी है। अगर 2 लॉट कॉल बाय करी है तो अलग अलग स्टॉक की, तो एक पुट बाय करना कंपलसरी है। इससे मैं कभी फंसूंगा नहीं, अगले दिन मार्केट खुले फिर काट लो, फिर बंद होते होते फिर एक लॉट पुट लेके जाओ, क्योंकि किसी दिन ऐसे के बाद अगर ऐसा मार्केट खुलेगा तो ये दोनों जो हाफ हाफ हो जाएगी, इसके बदले में ये अकेला एक लॉट पूरा कवर करके 100% गेन देगा और इनका लॉस कवर कर देगा। तो ऐसे में अगर हमारे हिसाब से पोजीशन नहीं बैठती है, कुछ ऊंचा नीचा होता है, तो ये सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं। अब आपने इस वीडियो से क्या लर्निंग ली, मैं सिर्फ ये बताता हूं। सबसे पहला कि हमें पोजीशंस को क्या करना है, लंबा होल्ड करना है, होल्ड पोजीशन लॉन्गर, होल्ड पोजीशन लॉन्गर, सबसे पहला ये है। दूसरा, आपके कुछ रूल्स होने चाहिए, जैसे मेरा रूल से बिल्कुल क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर रूल है, अगर इतना फंड है तो 3 स्टॉक मिनिमम और 5 स्टॉक मैक्सिमम। अब सवाल आएगा सर 5 स्टॉक कैसे डालोगे 50,000 में? अरे बहुत आसान है, मैं ज्यादा ओटीएम खरीदने लगूंगा पर खरीदूंगा 5 फिर, अगर खरीदना ही है अच्छा सेटअप है तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप एसबीआई वाले सेटअप पे जाओगे तो ये एसबीआई वाला सेटअप क्या था, ये एसबीआई वाला जो सेटअप था, अगर मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ 24 तारीख में चले जाता हूँ, अगर मैं 780 बाय कर रहा हूँ तो 780 ओटीएम था पूरा पूरा। मैं आपको स्टेट बैंक भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप अगर स्टेट बैंक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ओटीएम था। यहाँ पे 780 का कोई आता पता नहीं था, 770 पे 780, 760 पे 780 बहुत दूर थे। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन पे जाता हूँ और इस स्टेट बैंक का 780 का ऑप्शन बाय करता हूँ तो इट वॉज एन ओटीएम ट्रेड। अच्छा, इसमें मार्जिन कितना लगता? बोले कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, यहाँ पे 4, 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए का ऑप्शन होता। अब वॉट एवर में भी द लॉट साइज, तो यहाँ पे अगर इसकी लॉट साइज की बात कर ली जाए तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि इसका लॉट साइज कितना है, 750। अगर इसका लॉट साइज 750 का है और मैं अगर इसको लगभग 8 रुपए के आसपास भी परचेस कर लेता हूँ तो मुझे पता है कि मैंने किसी भी कंडीशन में 6, 6.5 हजार रुपए से ज्यादा नहीं दिए। तो एक्चुअली में मेरे को ऐसे काम करना पड़ेगा, ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे, और जब मैं ऐसे नियम के साथ में काम करूंगा तो मेरे पास एक सटीक प्लान होगा। ऐसा सीधा जाकर के कि इस वाले महीने अपने को ये वाला स्टॉक अच्छा लगता है तो इसकी कॉल ले लेता हूँ, इस वाले महीने ये स्टॉक पक्का गिर जाएगा तो इसकी पुट होल्ड कर लेता हूं, ऐसे में कॉल पुट बाइंग कभी भी सक्सेसफुल होना मुश्किल है। हमको एक रूल बनाना पड़ेगा और उस रूल के हिसाब से उसको स्टिक होते हुए 3, 4 महीने, 6 महीने देने के बाद जाके हम बोलेंगे कि हाँ ये वाला तरीका कारगर है या नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अच्छा लगा होगा, कोई नई चीज सीखने को मिली होगी। अगर नई चीज सीखने को मिली है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताना है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड और भी चीजों को डिटेल में समझना चाहते हैं तो क्या जानना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली प्रयास करूंगा उसके ऊपर और भी डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।